तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य से संबंधित आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपरों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे ही प्रश्न हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये सारे ही आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपरों में पूछे गए प्रश्न हैं, सारे अलग अलग एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, दूसरा है आपका जयशंकर प्रसाद जी, तीसरा है आपका गजानन माधव मुक्तिबोध जी। ठीक, इसके बाद चौथा है जयदेव जी। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक, इसके बाद प्रगतिवाद कौमा उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है, यह कथन किसने कहा है। तो सबसे पहला है आपका विष्णु शर्मा, दूसरा है आपका कुंवर नारायण जी, तीसरा है आपका उदय प्रकाश जी और चौथा है आपका नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा आपका नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक, इसके बाद हिनीलस का आदि कवि किसे कहा जाता है, हिनीलस का आदि कवि किसे कहा जाता है। तो इसका सबसे पहला है यहाँ पर महादेवी वर्मा, दूसरा है आपका शंभू, तीसरा है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा है आपका केशव दास। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है आपका शंभू। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर, तो ध्यान से समझिएगा इसे, ये एक कोटेशन है। ठीक, इसे याद रखिएगा। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण भी उन्हीं रचनाओं के आधार पर किया गया है। ठीक, तो यह जो कोटेशन है, यह जो मान्यता है, यह किसकी मान्यता है, यह कोटेशन किसकी है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है यहाँ पर पंडित बालकृष्ण भट्ट और चौथा है यहाँ पर आपका भरत मुनि। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, इसके बाद बिहारी लाल जी के गुरु कौन थे। ठीक, तो सबसे पहला है आपका यहाँ पर राघवानंद, दूसरा है आपका यहाँ पर नारद मुनि, तीसरा है यहाँ पर अग्रदास और चौथा है यहाँ पर नरहरि दास। तो इनके गुरु का नाम था आपका नरहरि दास। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है कबीर दास जी के गुरु का नाम क्या था। ठीक, तो सबसे पहला है यहाँ पर स्वामी रामानंद, दूसरा है यहाँ पर हमारा विट्ठल नाथ, तीसरा है आपका अग्रदास और चौथा है आपका गोस्वामी। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है पहला रामानंद, स्वामी रामानंद जी। ठीक, इसके बाद ठलुआ क्लब। ठीक, ठलुआ क्लब किसकी रचना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका हरिओत जी की और दूसरा है यहाँ पर आपका बाबू गुलाब राय। ठीक, इसके बाद तीसरा है आपका रामधारी सिंह दिनकर जी की और चौथा है आपका यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी की। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है बाबू गुलाब राय जी की। ठीक, इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना कब की थी। तो एक समय आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पद्मावत जो रचना है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सीधा ही पूछा जाता है कि पद्मावत की रचना किसने की थी, और यानी कितनी बार ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। ठीक, तो इसे तो आप याद रखोगे ही, साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना कब की थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो किस शताब्दी के कवि थे। तो आपको अच्छे से पता है, यहाँ पर सबसे पहला आंसर है आपका 16वीं शताब्दी, दूसरा है आपका 15वीं शताब्दी, तीसरा है आपका 18वीं शताब्दी और चौथा है आपका 17वीं शताब्दी। और हमने आपको क्या पढ़ाया था, जब हमने आपको डिटेल में हिंदी साहित्य पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वो 16वीं शताब्दी के कवि थे। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 16वीं शताब्दी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है सूरदास जी का उपनाम क्या है। ठीक, तो सबसे पहला है यहाँ पर सूरज भान, दूसरा है यहाँ पर जयदेव, तीसरा है यहाँ पर मदन मोहन और चौथा है आपका यहाँ पर मोहनलाल। तो इनका जो उपनाम था वो था आपका मदन मोहन। ठीक, इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न है देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है यहाँ पर गुरुमुखी लिपि, दूसरा है यहाँ पर रोमन लिपि, तीसरा है यहाँ पर देवनागरी लिपि और चौथा है यहाँ पर कि पहला और तीसरा ये दोनों ही सही हैं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है आपका देवनागरी लिपि। ठीक, ये आंसर आपका गलत है। इसके बाद भारत देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, भारत देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका आगरा, दूसरा है आपका नई दिल्ली, तीसरा है आपका कानपुर और चौथा है महाराष्ट्र। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है, देखिए पहले जो तय किया गया था वो ऐसा तय किया गया था कि आगरा में स्थापित किया जाएगा, लेकिन बाद में उसे नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा कभी भी आगरा आपको ऑप्शन दिखेगा तो वह आपका गलत होगा, नई दिल्ली ही आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर दिया गया है नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है। तो नवनीत किसे कहते हैं, सबसे पहला है आपका कलश को नवनीत कहते हैं, या दूसरा है आपका छाया को नवनीत कहते हैं, या तीसरा है आपका या मक्खन को नवनीत कहते हैं, या फिर जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म का रक्षक होता है उसे नवनीत कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है आपका नवनीत कहा जाता है मक्खन को। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद न्यूमिसमेटिक्स। ठीक, न्यूमिसमेटिक्स ये क्या है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका सिक्कों व धातुओं का अध्ययन जो होता है उसे कहते हैं, या दूसरा है आपका कागज बनाने की एक मशीन का नाम है ये, या तीसरा है आपका वह स्थान जहाँ जीवों की नई नई प्रजातियाँ मिलती हैं उस स्थान को कहते हैं, या फिर गोंद बनाने का एक जो केमिकल होता है उसे कहते हैं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है सिक्कों व धातुओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय संविधान में हिंदी जो कि एक भाषा है। ठीक, हिंदी को क्या कहा जाता है, वो भी भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका मातृभाषा कहा जाता है, या दूसरा है आपका राजभाषा कहा जाता है, तीसरा है आपका विदेशी भाषा कहा जाता है, या चौथा है आपका देसी भाषा कहा जाता है। ठीक, तो हिंदी को भारतीय संविधान में याद रखिएगा राजभाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है कबीरदास जी की भाषा क्या थी। तो सबसे पहला है यहाँ पर सुदुक्कड़ी, दूसरा है यहाँ पर आपका अवधी, तीसरा है यहाँ पर आपका संस्कृत, या चौथा है यहाँ पर ब्रजभाषा। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है आपका सुदुक्कड़ी। ठीक, कभी भी अवधि मत लगाना या फिर ब्रजभाषा कभी नहीं लगानी है, हमेशा लगाना है सुदुक्कड़ी। ठीक, इसके बाद द्रविड़, देखिए रचनाओं की बात की जाएगी तो बात अलग है, लेकिन कबीरदास जी की भाषा की बात की जाएगी तो आपको सुदुक्कड़ी ही लगाना है। ठीक, इसके बाद द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सबसे पहला है यहाँ पर मराठी। देखिए द्रविड़ भाषाओं से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है मराठी, दूसरा है आपका तमिल, तीसरा है आपका तेलुगु और चौथा है आपका मलयालम। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तेलुगु। ठीक, इसके बाद अशोक के फूल, ये अशोक के फूल ये जो आपका निबंध है इसके रचनाकार कौन है। तो सबसे पहला है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा है यहाँ पर महादेवी वर्मा, तीसरा है यहाँ पर राधा कृष्णन
और चौथा है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका अशोक कर्मठ, दूसरा है आपका यहाँ पर अशोक बलबीर, तीसरा है यहाँ पर आपका अशोक वर्धन और चौथा है आपका यहाँ पर अशोक कर्मा। ठीक, काफ़ी लोगों को इसका आंसर वैसे पता भी होगा। इसका सही आंसर क्या है? अशोक वर्धन। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। तो सबसे पहला गुनगुनाना, ठीक, दूसरा शिकार करना, तीसरा पत्तों से वस्त्र बनाना और चौथा पत्थरों से बर्तन बनाना। तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि शिकार करना ही उनका मनोरंजन का कार्य था। ठीक, इसके बाद प्राचीन जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। ठीक, उल्टा पूछा गया है। तो सबसे पहला है यहाँ पर अर्वाचीन, दूसरा है यहाँ पर आपका प्रवाचीन, तीसरा है यहाँ पर आपका पुराना और चौथा है आपका नवीन। ठीक, तो पुराना नवीन इस प्रकार से हम नहीं कह सकते हैं, इसका आंसर इसी रूप में देना होगा जिस रूप में ये है। तो ये प्राचीन रूप में है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अर्वाचीन। ठीक, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ। ठीक, तो सबसे पहला है यहाँ पर आपका गेहूँ, दूसरा है यहाँ पर चना, तीसरा है यहाँ पर चावल और चौथा है यहाँ पर बाजरा। ठीक, तो प्राचीन समय में चावल का प्रयोग हुआ था। ठीक, इसके बाद प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। देखिए, ये दाएं हो गया, ये बाएं हो गया, यानी कि हम जो लिखते हैं हिंदी में तो हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, लेकिन दाएं से बाएं की ओर किस में लिखा जाता था। तो सबसे पहला है आपका रोमन, दूसरा देवनागरी, तीसरा है यहाँ पर आपका ब्राह्मी लिपि और चौथा है आपका खरोष्टी। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका खरोष्टी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर अकबरनामा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है अकबरनामा के रचनाकार कौन है। तो सबसे पहला है आपका अबुल फजल, दूसरा है यहाँ पर आपका देवकीनंदन खत्री, तीसरा है आपका यहाँ पर विष्णु प्रभाकर और चौथा है यहाँ पर फिरदौसी। देखिए, फिरदौसी की बात करें तो फिरदौसी नहीं होगा, लेकिन फिरदौसी की एक रचना है शाहनामा। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि देवकीनंदन खत्री की बात करें तो ये भी नहीं होगा, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं काफ़ी अच्छी रचनाएं हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। जैसे कि आपने सुनाई होगा लैला मजनू और आपका एक कटोरा खून, और आपने सुना होगा चंद्रकांता। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही बता रखी हैं। ठीक, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है। ठीक, इसके बाद विष्णु प्रभाकर की बात करें तो इसकी एक रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? आवारा मसीहा। ठीक, तो याद रखिएगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? अबुल फजल।